हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। आज ये मॉडल पेपर आप लोगों का फोर पेपर का ये मॉडल पेपर है। क्लास है एमए सेकेंड सेमेस्टर, विषय होम साइंस। ये 2026 का मॉडल पेपर है आप लोगों का। पेपर का नाम है स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी। ये आप लोगों का क्या है, पेपर का नाम है। आज जो है आप लोगों का पार्ट 2 है स्टूडेंट। इसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 17 जून को होने वाला है। आज 15 जून को आप लोगों का थर्ड पेपर का एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट, और 17 जून को क्या है आप लोगों का फोर्थ पेपर का एग्ज़ाम है। तो ये स्टूडेंट जो पार्ट 1 है उसमें हमने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन 2026 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया स्टूडेंट। ये पहले जो ये स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी था, ये आपके सीनियर लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते थे स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर था, लेकिन सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये जो पेपर है आप लोगों को सेकेंड पेपर में इसको ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग पिछले साल का जो भी वीडियो है मेरा, वो थर्ड सेमेस्टर के नाम से एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी के नाम से पिछले साल का सारा वीडियो जितना है वो आप लोग देख लीजिएगा। और उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो आप वहां से जाकर अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तम वैवाहिक संबंध हेतु सुझाव बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उत्तम वैवाहिक संबंध का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसे सुचारू रूप से चल सके या अच्छे से बीत सके, उसके क्या क्या मतलब सुझाव दे सकते हैं आप, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए उत्तम वैवाहिक संबंध के लिए महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि पारस्परिक सम्मान, खुला संवाद और एक दूसरे को समय देना, ठीक है। तो उत्तम वैवाहिक संबंध के लिए क्या क्या जरूरी है, तो पारस्परिक सम्मान मतलब एक दूसरे का जो है सम्मान करना, खुला संवाद मतलब ओपन विचार, मतलब किसी भी टॉपिक पर आप बेझिझक बात कर सकते हैं, कोई संकोच ना हो, और एक दूसरे को क्या है समय देना। ये सबसे जो ज़्यादा जो है आपके वैवाहिक जीवन को जो है सुखी में बना सकता है। एक सुखी और मजबूत रिश्ते की नींव समझदारी और आपसी विश्वास पर टिकी रहती है, ठीक है। क्या कोई भी रिश्ता हो तो वो क्या है, कोई भी रिश्ते की जो नींव है, जो है मजबूती है, वो किस पे, समझदारी और आपसी विश्वास पे टिका रहता है। वैवाहिक जीवन को मधुर और अटूट बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव है। पहला क्या है, खुला संवाद। तो अपनी भावनाओं, चिंताओं और इच्छाओं को बिना किसी झिझक के अपने जीवन साथी के साथ साझा करें। किसी भी मुद्दे पर बात करके उसका समाधान निकालना महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपके साथ समस्या है तो उस पर खुलकर बात करना चाहिए और अपने जीवन साथी के सामने रखना चाहिए, ना कि उसको अपने अंदर रख कर समस्या को बढ़ाना है। दूसरा हमारा क्या है, एक दूसरे को सुनना। केवल अपनी बात न करें बल्कि अपने साथी की भी बात धैर्य और सहानुभूति के साथ सुने, उनकी बातों को समझने का जो है प्रयास करें, ठीक है। तो यानी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ अपनी ही बातें कहना, नहीं, एक दूसरे की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और क्या है, सहानुभूति के साथ रहना चाहिए, तभी क्या है मतलब आपका रिश्ता जो है मजबूत हो सकता है। तीसरा क्या, सराहना करना। अपने साथी के छोटे छोटे प्रयासों और अच्छी बातों के लिए धन्यवाद दें और तारीफ करें। इससे रिश्ते में प्रेम और मिठास जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, सम्मान और सहयोग। सम्मान और सहयोग में क्या होता है, निर्णय लेने में एक दूसरे को शामिल करें और घर के काम हो या जिम्मेदारियां में आपसी सहयोग रखें। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे कि कोई भी निर्णय ले तो अपने जीवन साथी को जरूर शामिल करें, और घर का चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, दोनों काम में क्या होना चाहिए, सभी में क्या होना चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण समय, व्यस्त दिनचर्या में एक दूसरे के लिए समय निकालें, साथ में घूमने जाए, डिनर करें या साझा शौक पूरा करें। यानी कहने का मतलब क्या हुआ
हुआ कि वर्तमान समय में सभी लोग जानते हैं कि समय नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अपने उस समय में से क्या है अपने लाइफ पार्टनर के लिए समय ज़रूर निकालें। ठीक है, रोज़ नहीं तो कम से कम मान लीजिए महीने में, नहीं महीने में संभव है तो साल में निकाल कर जरूर कहीं 4-5 दिन के लिए क्या है विजिट करना चाहिए, ताकि अपने जीवन साथी को आप वक्त दे सकें। ठीक है, तो ये क्या उत्तम सुझाव थे कैसे अपने जीवन उत्तम वैवाहिक संबंध को कैसे आप स्ट्रांग बना सकते हैं उसके विषय में। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या, दूसरा प्रश्न है कि परिवार में महिला प्रधान व्यवहार। ठीक है, परिवार में महिला प्रधान व्यवहार कैसे होना चाहिए उसी को क्या है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है या इसी पर टिप्पणी लिखना। तो देखिए परिवार में महिला प्रधान व्यवहार से तात्पर्य हर के मुख्य निर्णय, हर नहीं होगा यहाँ पर घर होगा। ठीक है, घर के मुख्य निर्णय लेने, अनुशासन और आर्थिक सामाजिक बागडोर संभालने में महिला की प्रमुख भूमिका से है। इस तरह के पारिवारिक ढांचे में आपसी सहयोग, संवाद और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में कई सकारात्मक और महत्वपूर्ण बदलाव जो है आते हैं। देखिए अब क्या है, महिला प्रधान परिवार के व्यवहार और विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला क्या है, निर्णय लेने में भागीदारी और समन्वय, पारस्परिक सहमति। महिला प्रधान परिवारों में तानाशाही के बजाय सभी सदस्यों की राय लेकर निर्णय लेने की अधिक प्रवृत्ति होती। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है यहाँ पर कि भावनात्मक और सामाजिक माहौल, सहानुभूति और देखभाल। ऐसे परिवारों में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पारिवारिक एकजुट होकर यहाँ पर, ठीक है, पारिवारिक जूता नहीं होगा, एकजुट महिलाएं घर के रीति रिवाज और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखने में मुख्य सूत्रधार की जो है भूमिका निभाती है। यानी कहने का मतलब क्या होगी, जहाँ भावनात्मक मतलब लगाव है वहाँ पे क्या है आपकी जो संस्कृति होगी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होगी। जो रीति रिवाज होंगे वो आपस में जो है महिलाएं जो है घर को जोड़ती भी हैं और महिलाएं भी क्या है घर को तोड़ती भी है। तो ये चीज़ बात सही है कि घर की अगर महिलाएं में अगर सामंजस्य अच्छा वाला है तो वो घर क्या प्रोग्रेस पर रहता है। अगर जहाँ पर महिलाओं का जो है वैचारिक तालमेल नहीं बैठता वहाँ वो घर क्या होता है पीछे आने लगता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अनुशासन और बच्चों का लालन पालन। तो देखिए संस्कार और मूल्य, नैतिक मूल्यों और अनुशासन का स्तर ऊंचा होता है, जहां बच्चों को बड़ों का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उस घर में क्या है जहाँ पर संस्कार है, जहाँ पर नैतिक मूल्य है और अपने से बड़ों का आदर और सम्मान किया जाता है, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे नैतिक मूल्यों वाले होते हैं। ठीक है, और मिलजुल कर जहाँ रहना सिखाया जाता है वो परिवार क्या होता है आगे बढ़ता है। तो ये सब चीज़ कौन सिखाता है, घर की जो महिलाएं होती, घर की जो माताएं होती वो अपने बच्चों में ये संस्कार डालती हैं। कठोर दंड के बजाय संवाद और समझा बुझकर, ठीक है, समझ बुझकर यहाँ पर समझ बुझकर बच्चों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कहने का मतलब है क्या है कि कठोर दंड देने के बजाय क्या है बच्चों से प्यार मोहब्बत की बातों करके उनको सही रास्ते पर लाना और उनको क्या है गलतियों से उनको सिखाना। ये परिवार की जो महिलाएं होती हैं वो उनका काम होता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, चुनौतियों का सामना करना, संकट प्रबंध, विपरीत परिस्थितियों जैसे पति की अनुपस्थिति या आर्थिक संकट में महिलाएं धैर्य और साहस के साथ परिवार को संभालती हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो है मतलब परिवार में महिला का जो है व्यवहार पर डिपेंड करता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण परिवार की विशेषताएं। ग्रामीण परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा था। देखिए ग्रामीण परिवारों की मुख्य विशेषता संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि पर निर्भरता, सामूहिक निर्णय और प्रकृति के करीब होना है। ठीक है, जो ग्रामीण परिवार होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है और कृषि पर निर्भरता यानी खेती के काम पर ज़्यादा लोग निर्भर रहते हैं। ठीक है, और नेचर के पास रहते हैं। यह परिवार पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और मजबूत आपसी
संबंधों पर टिके रहती हैं। ठीक है, जो संयुक्त ग्रामीण परिवार होता है वो क्या है, परंपराओं और आपसी मजबूती पे क्या है, टिके रहते हैं। ग्रामीण परिवार की मुख्य प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका संयुक्त परिवार। ठीक है, इनमें 3 या उससे अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। संपत्ति, रसोई और पूजा पाठ जो है साझा करते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, एक दो नहीं 3-4 पीढ़ी के लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक ही रसोई का खाना खाते हैं और संपत्ति का जो बंटवारा होता है वो क्या है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। परिवार की अधिकांश आजीविका खेती, किसानी और पशुपालन पर निर्भर करती है। घर के सभी सदस्य अपनी क्षमता अनुसार कृषि कार्यों में योगदान देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो घर का जो आर्थिक व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था टोटल क्या होती है, खेती पर निर्भर होती है। और घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या है, अपनी क्षमता के अनुसार खेती में जो सहयोग करते हैं। फिर क्या है आपका श्रम और आयु का विभाजन। श्रम और आयु के विभाजन में क्या है, परिवार में बड़े बुजुर्गों का स्थान सर्वोच्च होता है। वे परिवार के मुख्य निर्णय लेते हैं और जबकि युवा और बच्चे खेती और अन्य कामों में भी क्या है, बड़ों का जो है हाथ बटाते हैं। ठीक है, तो जैसे श्रम और आयु का बंटवारा का मतलब क्या हुआ कि जो जिस काम में जिसका रुचि है उसके अनुसार उसका काम बांट दिया जाता है और आयु का ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अगला हमारा क्या है, साझा सामुदायिक भावना। साझा सामुदायिक भावना का मतलब क्या हुआ कि इन परिवारों में हम की भावना प्रबल होती है। सुख दुख, त्यौहार और विपत्ति के समय पूरा गांव या समुदाय एक ही परिवार की तरह जुटकर होकर खड़ा रहता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि गांव में किसी के घर भी अगर कोई भी संकट आ जाए तो वो पूरा गांव जो है एकजुट होकर मतलब एक परिवार के लिए खड़ा रहता है। फिर क्या है, मजबूत नातेदारी और मूल्य। ग्रामीण परिवार में क्या होता है, मजबूत नातेदारी मतलब रिश्तेदार जो है मजबूत होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो देखिए, रिश्तों में औपचारिकता के बजाय अपनापन और आत्मीयता होती है। जो रिश्ते होते हैं उसमें क्या है, मतलब औपचारिकता मतलब सिर्फ मतलब कोरम नहीं पूरा किया जाता, बल्कि उसके जगह पर क्या है, उसके जगह पर जो लोग होते हैं उनमें अपनापन और आत्मीयता होती है। सामाजिक और नैतिक मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी जो है क्या होती है, हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, बच्चों का पालन पोषण कैसे होना चाहिए। तो देखिए, बच्चों का सही पालन पोषण करने के लिए उन्हें प्यार और सुरक्षा का माहौल देना, सही पोषण, संतुलित आहार और अच्छे संस्कार सिखाना सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों के पालन पोषण के लिए इन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सकारात्मक माहौल, जो घर का माहौल हो वो क्या हो, पॉजिटिव वाला होता है, तो उस घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो देखिए, बच्चों की हर गलती पर उन्हें डांटने होगा। ठीक है, डांटने के बजाय उन्हें अपनी गलती से सीखना सिखाएं। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलें और बातचीत करें। बच्चों को जो है अलग मतलब अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों से क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और उनके साथ जो है समय व्यतीत करना चाहिए। अगला हमारा क्या, संतुलित पोषण। संतुलित पोषण में क्या है, तो देखिए, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनके आहार में हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध आदि को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त नींद। बच्चों की लंबाई, दिमाग के विकास के लिए भरपूर नींद जरूरी है। छोटे बच्चे को कम से कम 10 से 12 घंटा की नींद जो है लेनी चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कितने घंटे की नींद सोनी चाहिए, 10 से 12। और जो हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग हैं उनको कितने घंटे का, 8 घंटे का। जो किशोरावस्था में है, यानी जिससे आप लोग युवा प्रौढ़ अवस्था में, तो आप लोगों को क्या है, 6 से 7 घंटे। क्योंकि अगर 8 घंटे सोने का वो रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या, अच्छे संस्कार और आदतें। अच्छे संस्कार और आदतें क्या है, उन्हें बड़ों का सम्मान करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, दूसरों की मदद करना सिखाएं। इन गुण
यह गुण उन्हें जीवन भर काम आता है। आत्मविश्वास बढ़ाएं, बच्चों को अपनी रुचियों को खोजने दें और उनकी छोटी छोटी सफलताओं पर भी तारीफ करें, उससे उनका आत्मविश्वास क्या है, बढ़ता है। ठीक है, ये क्या था आपका जो है बच्चों का पालन पोषण का जो तरीका था या किन बातों का हम ध्यान रखेंगे उन पे। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पारिवारिक विघटन के कारण स्पष्ट करिए। यानी परिवार विघटन का मतलब कैसे वो टूटता है, उसका क्या कारण है उसको बताना है। पारिवारिक विघटन का अर्थ परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों सामंजस्य और संरचना का टूटना। देखिए परिवार विघटन का अर्थ क्या होता है, तो परिवार के सदस्यों के बीच जो उनके संबंध है, मधुर संबंध है, जो सामंजस्य बैठाकर जो चलते थे और क्या संरचना, इन सब का क्या टूटना ही क्या है, पारिवारिक विघटन कहलाता है। ठीक है, इसके प्रमुख कारण में आपसी संवाद की कमी, यानी आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक तनाव, बेरोजगारी, अहम और विचारों का मतभेद है। ठीक है, तो आर्थिक तनाव भी हो सकता है। आर्थिक तनाव का मतलब कि बेरोजगार है तो भी क्या है, वो परिवार विघटन का कारण बन सकता है। और अहम और विचारों में भी मतभेद हो सकता है। इसके अलावा पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आधुनिकता भी परिवार विघटन का कारण बन सकती है। अब देखिए परिवार विघटन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण देखिए यहाँ पे क्या है कि मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारण। इसके अंतर्गत क्या होगा, आपसी संवाद की कमी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उनमें क्या है, आपसी बातचीत उतने अच्छे से नहीं हो रही, उसकी वजह से भी क्या है, परिवार टूटने लगता है। अहम का टकराहट, मतलब जहाँ पर घमंड आ जाएगा वहाँ पर भी क्या है, परिवार जो है टिक नहीं पाएगा। अपेक्षाएं और असंतुलन, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक बेटा जो है अच्छा खासा कमाता है, दूसरा बेटा जो है अच्छा खासा कमाता नहीं है, वहाँ पे क्या है, उनके माता पिता जो है उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखे हैं और इस वजह से क्या है, वहाँ पर भी परिवार जो है विघटित हो सकता है। दूसरा कारण क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। इसमें क्या है, व्यक्तिवाद की भावना, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या है, ये मतलब व्यक्तिवाद की भावना आ जाती है। फिर क्या, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, यानी जो वेस्टर्न कल्चर है उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं जो है परिवार विघटन का कारण बन रहा है। और महिला का सशक्तिकरण, पहले क्या था, पहले महिलाएं घर में रहती थी, ठीक है, घर के काम काज करती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी, लेकिन आज क्या है, महिला सशक्तिकरण आ गया था। यानी जो पुरुष जो होता है वो अपने परिवार के लिए कमाता है ताकि वो परिवार के साथ रह सके, लेकिन महिलाओं के प्रति यह माना जाता है कि महिलाएं इसलिए कमाती हैं कि वो परिवार से क्या हो सके, दूर रह सके। तो किसी कारणवश अगर पति पत्नी में डिवोर्स हो जाता है तो महिलाएं जो है अपने पैर पर खड़ी रहती हैं, तो वो अपने बच्चे का जो है पालन पोषण करने में सक्षम होती है। ये भी कहीं ना कहीं क्या है, परिवार विघटन का जो है कारण बनता है। अगला हमारा क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है, तो बेरोजगारी और गरीबी। तो बेरोजगारी और गरीबी के कारण भी क्या होता है, परिवार जो है विघटित हो जाता है। आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता में क्या है कि कहीं ना कहीं जैसे कोई एक बच्चा ज़्यादा कमा रहा है और दूसरा बच्चा क्या कम कमा रहा है, तो आर्थिक असमानता के कारण भी क्या होता है, परिवार जो है टूट जाता है। चौथा क्या, नैतिक और चारित्रिक कारण। देखिए मूल्यों का पतन, मूल्यों का पतन, ठीक है, बड़ों के प्रति सम्मान, त्याग, समर्पण की भावना जो है में कमी आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या, परिवार विघटन का कारण। अतिरिक्त वैवाहिक संबंध और व्यसन, मादक पदार्थों की लत या अवैध संबंधों के कारण पारिवारिक विश्वास हमेशा के लिए क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ये भी इसके कारण है। अब आइए देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आधुनिक युग में परिवार की भूमिका और संरचना में भारी बदलाव आया है। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है, जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। परिवार अब केवल आय कमाने के स्रोत नहीं रहे, बल्कि अभिभावक और समान आर्थिक साझेदारी का जो है केंद्र बन गए। तो परिवार कैसा था, तो परिवार आज कैसे बदलते जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो बदलते हुए परिवार की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, अब आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्या है, आर्थिक जिम्मेदारी का विभाजन, यानी काम के अनुसार जो है उनका जिम्मेदारी, यानी कैसे पैसा, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है
उसके बारे में जो है विभाजन होता है। ठीक है, देखिए आज बहुत सुबह उठ गए तो उबासी भी आ रही है। दूसरा क्या है आपका लैंगिक समानता और निर्णय। लैंगिक समानता और निर्णय भी कहीं ना कहीं क्या परिवार की जो है बदलते हुए परिवार का जो है स्वरूप। बच्चों की परवरिश में बदलाव। पहले क्या था, ज्वाइंट फैमिली में बच्चे पलते थे। आज क्या है, हर माता पिता जो है अपने अपने बच्चे को परवरिश के लिए जो है मतलब एकल परिवार चाहता है। और क्या है मेड रखता है, ताकि मतलब ज्वाइंट फैमिली में जो भी डिमेरिट हो बच्चे उससे कुछ ना सीखें। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्या बदलता है वो परिवार। फिर संयुक्त परिवार का विघटन, यानी संयुक्त परिवार क्या टूटकर जो है एकल परिवार में बदल जा रहा है। बच्चों की देखभाल में भी क्या है परिवर्तन आ रहा है। पहले क्या थे, पहले 5-6 साल 7 साल के जो बच्चे रहते थे वो स्कूल जाते थे। आज क्या है, आज जो है 3 साल के जो बच्चों को जो है स्कूल भेजा जाता है। कहीं ना कहीं क्या उनके पालन पोषण की जो विधियां हैं वो जो है परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है मतलब सारी चीज़ों में अंतर आया, तो परिवार का भी बदलता हुआ स्वरूप भी सामने आया। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि परिवार और स्वास्थ्य में संबंध बताइए। तो देखिए वो परिवार और स्वास्थ्य के बीच, ठीक है, परिवार और स्वास्थ्य के बीच गहरा और अटूट संबंध है। हाँ, परिवार हमारी सेहत की पहली पाठशाला है। यह व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आदतों को आकार देता है। एक मजबूत पारिवारिक ढांचा और अच्छा माहौल तनाव कम करने वाली लंबी उम्र में मददगार होता है। पारिवारिक परिवेश और स्वास्थ्य एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। आदतों का निर्माण, ठीक है, यानी अच्छी आदतों के निर्माण से भी क्या है जो है स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। और क्या है परिवार में भी, दोनों में भी संबंध हो सकता है। दूसरा क्या है आपका मानसिक और भावनात्मक सहारा। जिसे परिवार में क्या होता है, तो परिवार में मानसिक और भावनात्मक सहारा जहाँ मिलता है वहाँ के बच्चे जो होते हैं अच्छे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर उस घर का जो वातावरण होता है क्लेशपूर्ण होता है, वहाँ के जो बच्चे होंगे उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा पाई जाएगी। फिर क्या है आपका पारिवारिक चिकित्सा इतिहास। तो आनुवंशिक बीमारियाँ और जैसे मधुमेह, हृदय रोग या कैंसर के खतरे को समझने के लिए पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे समय रहते बचाव और इलाज संभव हो पाता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को मधुमेह है, ठीक है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, तो अगर हम पहले से इसके बारे में जानकारी रहेगी हमारे पास, तो जो अगर आगे वाली जनरेशन को अगर वो बीमारी हो रही है तो समय समय पर क्या हो सकता है उसका इलाज हम करा सकते हैं। फिर क्या है आपका खान पान और जीवन शैली। एक साथ बैठकर भोजन करना, साझा गतिविधि करना परिवार के सभी सदस्यों में के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक साथ हम बैठ कर भोजन करते हैं, कोई भी टॉपिक पर बात करते हैं और बच्चों को जो है शेयरिंग वाला पाठ पढ़ाते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है भावनात्मक रूप से जुड़ने पर, स्ट्रांग रहने पर जो है मदद करता है। पर्यावरण और तनाव, ठीक है, पर्यावरण तनाव का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे क्या, यदि परिवार का माहौल तनावपूर्ण अथवा अस्वस्थ है तो यह सदस्यों के उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याओं का कारण क्या है बन सकता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि परिवार एक संस्था है, इस कथन की क्या करना है, पुष्टि करना। तो देखिए परिवार समाज की सबसे प्राचीन और मूलभूत सामाजिक संस्था है। यह केवल लोगों का समूह नहीं बल्कि एक सुनियोजित ढांचा है जो मानव जीवन को अनुशासित, सुरक्षा और संस्कार प्रदान करता है। परिवार को एक नए संस्था मानने के मुख्य आधार निम्नलिखित है। पहला क्या, प्राथमिक समाजीकरण। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। यहाँ बच्चा समझ के नियम, नैतिक मूल्य, भाषा और आचरण सीखता है। ठीक है, नैतिक मूल्य और भाषा और क्या है आचरण को सीखता है। तो सही बात है कि पहली पाठशाला जो होती है बच्चे का क्या होता है, उसका परिवार ही होता है। और उसकी प्रथम गुरु कौन होती है, उसकी माँ होती है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं सुरक्षा और पालन पोषण। सुरक्षा और पालन पोषण में क्या है, जन्म के समय असहाय बच्चों को शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा परिवार से ही मिलती है। ठीक है, तो जन्म के समय क्या है, जन्म के समय जो है बच्चे को जो है असहाय होता है तो उसको क्या है, उसको टेक की आवश्यकता होती है।
उचित देखभाल की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है परिवार के द्वारा ही उसकी देखभाल जो है की जाती है। ठीक है। निर्धारित भूमिका किसी भी अन्य संस्था की तरह परिवार में भी सदस्यों की भूमिकाएं जैसे माता पिता, भाई बहन, बच्चे और उनके दायित्व जो है बांटे रहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हर किसी की क्या है वो जो है भूमिका है जो है अलग अलग बांटा जाता है। फिर क्या, सांस्कृतिक निरंतरता, परिवार ही हमारी परंपराओं, ठीक है, रीति रिवाजों और संस्कृति की पहली पाठशाला है, जो संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। तो ये जो आपके टोटल आज मैंने 8 क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन जो है आपको हमने सॉल्व कराया, जो कि 2026 तीसरे सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आए थे। तो कल आज शाम को देखिए, अगर संभव होगा तो एक क्लास हम और दे देंगे 2025 का, 2025-24 का भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर देंगे। नहीं तो कल मॉर्निंग में आप लोगों का अति लघु जो है 10-15, अब इससे ज़्यादा आप लोगों को बाहर से क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, इतना ही। और पिछले साल का मैं बता रही हूँ ना, आप लोगों को क्या पढ़ना है, पिछले साल लास्ट ईयर में लास्ट सेमेस्टर ये आप लोगों का जो है ये सेकेंड सेमेस्टर है, तो यही पेपर क्या था, आपके जो सिस्टर लोग थे, जो दीदी लोग हैं, यही पेपर को, इसी पेपर को फैमिली स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी को उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है। ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में इसी पेपर को पढ़ा था उन लोगों ने, और आप लोग क्या इसी पेपर को सेकेंड पेपर में आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर के नाम से भी यही पेपर है, सेम सिलेबस, सेम पार्ट, सेम क्वेश्चन आप लोगों को, सेम क्वेश्चन नहीं सॉरी, वो आप लोगों का 22-23 का क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व कराया है। तो आप लोग वहाँ से भी जाकर अपनी तैयारी को जो है आप लोग बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, और आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करके आप लोग एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक है। आज भी आप लोगों का पेपर है, सभी को आज के पेपर के लिए भी ऑल द बेस्ट। ओके। अपना ध्यान रखिए और इसको अच्छे से आप लोग कर दीजिएगा। शाम को भी अति लघु संभव रहेगा तो अति लघु, और कल भी आप लोगों के एक मॉडल पेपर हम और देंगे मिसलिनियस वाला। ठीक है। तो कल का जो पार्ट 1 था वो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, आज हमने पार्ट बी को जो 8 क्वेश्चन जो होते हैं 60 क्वेश्चन, उसको हमने यहाँ पे शामिल किया है। ओके। और शाम की जो क्लास रहेगी वो अति लघु की रहेगी। ठीक है। ओके। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।